संविधान निर्माता विश्व रत्न क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, आई रमाई, आई जिजाई, सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के इस संविधान दिन समारोह में उपस्थित होते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। उसके कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि यह जो कार्यक्रम है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रांगण में हो रहा है और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आयुध निर्माणी जवाहर नगर में काम करने वाले एक श्रमिक का बेटा हूं। मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जवाहर नगर में 1982 से 2010 तक काम किया। 2010 को सेवानिवृत्त हुए। सबसे निचले पायदान पर जो कार्मिक काम करता है उसका डेजिग्नेशन रहता है लेबर सेमी स्किल। तो मेरे पिताजी लेबर सेमी स्किल थे और उनका बेटा आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के विचार मंच पर विचार व्यक्त कर रहा है। यह संधि, यह अवसर मुझे बाबा साहब ने दिया। संविधान ने क्या दिया? तो संविधान ने मुझे प्राचार्य बनाया, वक्ता बनाया। इस विचार मंच पर जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्यकारी निर्देशक साहब बैठे हैं, जहां जनरल मैनेजर साहब बैठे हैं, वहां लेबर का बेटा भी बैठा है। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। सर, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी श्रमिक को ऐसा मंच मिले। मेरे पिताजी 1982 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब ज्वाइन हुए तब मैं दूसरी कक्षा पास हुआ था। पहले तो हम ईजीएस पे काम करते थे। मेरे पिताजी ईजीएस, जिसको रोजगार हमी योजना बोलते हैं, आप मराठी में सुने होंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रोजगार हमी योजना पे काम करने वाला लेबर, लैंडलेस लेबर, बीड़ी मजदूरी करने वाला लेबर। और जब नौकरी लगी उनको तो उनका जो सेक्शन था वो आईबी सेक्शन था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जवाहर नगर में आईबी सेक्शन है और उस आईबी सेक्शन में जनरल मैनेजर साहब का बंगला भी आता है और बाजू में एक गेस्ट हाउस है जवाहर नगर में, जहां गेस्ट हाउस में ऑफिसर लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो उस गेस्ट हाउस में खाना परोसने की ड्यूटी मेरे पिताजी की थी। अब एक गरीब आदमी जिसको बड़ी दिक्कतों के बाद सर्विस लगी, नौकरी लगी, तो उसको लगा कि मैं अपने बेटे को मैं कहाँ काम करता हूँ वो जरा दिखा देता हूँ। तो मैं तीसरी कक्षा में था। मेरे पिताजी मुझे गेस्ट हाउस लेके गए और बताया कि बेटा मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ बड़े बड़े साहब रहते हैं, यहाँ जीएम साहब बैठे हैं। तो हम उस वक्त जीएम जो थे, आपने नाम सुना होगा, एमएल दत्ता साहब, जो डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के बड़े अधिकारी थे। और एमएल दत्ता साहब का बड़ा नाम भी था उस वक्त में। तो दत्ता साहब जनरल मैनेजर थे। तो मुझे बताया यहाँ मेरे जीएम साहब बैठते हैं, उनका नाम दत्ता साहब है। उसी दरमियान एक फोटोग्राफर वहां आ गए। मेरे पिताजी ने कहा फोटोग्राफर को कि फोटोग्राफर साहब जरा मेरा बेटे का भी फोटो निकाल दीजिए। तो जनरल मैनेजर साहब जिस सोफे पर बैठते थे उस सोफे पर बैठकर बिठाकर मेरा पिताजी ने मेरा फोटो निकाला। ये बात जीएम साहब को पता चल गई। अब दूसरे दिन जीएम साहब आए, उन्होंने बुलाया, मिस्टर मेश्राम, कल आपने बहुत बड़ी गलती की। पिताजी बोले क्या साहब? आपने सोफे पर बैठकर बेटे का फोटो निकाला? पिताजी बोले हाँ साहब,
आपको मालूम नहीं कि ये प्रोटोकॉल के अधीन नहीं है? वहां जनरल मैनेजर बैठते हैं, या फिर जिले के जिलाधिकारी आए वो बैठते हैं, या फिर डीजीओ बैठते हैं। तो आपने तो प्रोटोकॉल का भंग किया। पिताजी मेरे लेबर थे, बोले साहब मुझसे गलती हो गई, लेकिन यह गलती मैंने जानबूझकर की। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके सोफे पे बैठ के मैंने फोटो निकाला बच्चे की, लेकिन मेरी एक ही कामना है, ये फोटो देख के कल चल के मेरा बेटा भी आप जैसा साहब बने। तो मुझे खुशी है कि मैंने मेरे पिताजी का सपना साकार किया। यहां उपस्थित सभी भाई बहनों को सप्रेम जय भीम। लोकशाही कामगार यूनियन संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका भी मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि मेरे पिताजी D2 के मेंबर थे और मेरे घर में हमेशा चर्चा होती थी। D2 का कैलेंडर हमारे घर में रहता था और उससे पता चलता था आगे क्या करना है। तो D2 एक दिशा निर्देशक है। D2 बाबा साहब के विचारों का वहन करती है और आज उसी संगठन के माध्यम से यह संविधान समारोह यहां आयोजित हुआ है। दो बातें यहां अच्छी हुई। एक तो एडवोकेट शैलेश नारनवरे साहब ने आपको सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दी। कलम की भाषा में उन्होंने संविधान आपको समझाया। मैं तो कलम का जानकार नहीं हूं, कलम जरूर पकड़ता हूं। दूसरी बात अच्छी हुई कि जब वो भाषण दे रहे थे तब आपका राशन भी हुआ है। तो दोनों बातें अच्छी हुई। भाई और बहनों, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया, वो खुद को अर्पण किया है। उस दिन हमने ये संकल्प लिया था कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हम समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे और लोकशाही गणतंत्र भी बनाएंगे, जिस गणतंत्र में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। हम ऐसी लोकशाही की प्रस्तावना करेंगे जिस लोकशाही में आखिरी पायदान पर जो इंसान रहता है उसे भी सम्मान से जीने का अवसर मिले। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकात्मता सुनिश्चित करने की बात हमने उस दिन किया था। आज उसी दिन के 75वीं हम पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो देन दी है, अभूतपूर्व देन, दुनिया में ऐसी कभी हुई नहीं, न होगी। ऐसा राष्ट्र ग्रंथ बाबा साहब ने इस देश को सुपुर्द किया। अब जो राष्ट्र ग्रंथ देश को सुपुर्द हुआ वो तो एक किताब थी। अब जैसा हर किताब की तरफ हम देखेंगे, उसी नजरिए से अगर इस किताब की तरफ देखेंगे तो हम जो संकल्प 26 नवंबर 1949 को लिए उसका क्या होगा। संकल्प तो हमने लिया था, हम भारत के लोगों ने संकल्प लिया था। इसलिए संविधान की इच्छा पूर्ति का जो प्रकल्प है वो हम सभी को कार्यान्वित करना होगा। देश किसी एक आदमी से नहीं बनता है, देश किसी समूह से नहीं बनता है, देश नागरिकों से बनता है। देश नागरिक कैसे जीते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिला तो लोकशाही बनेगी। बाबा साहब
लोकशाही की डेफिनेशन करते थे, बहुत ही अलग डेफिनेशन थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, इनकी एक पॉपुलर डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ी है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, लोकशाही बोलते हैं उसको अब्राहम लिंकन जी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर डिफर करते हैं उनसे। बाबा साहब कहते हैं कि यह डेफिनेशन अपूरी है। तो बाबा साहब की डेफिनेशन मराठी में अगर आपको समझाना चाहो तर लोकशाही ही लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनामध्ये रक्तविहीन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी जीवन पद्धती, शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही। रक्ताचा एकही थेंब सांडू न देता या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या महासूर्यानं लोकशाही प्रस्थापित केली। ही लोकशाही मजबूत करणे, संवर्धन करणे, तिचं संरक्षण करणे हे तुमचं आमचं कर्तव्य आहे। या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत जी प्रास्ताविका आम्ही इथे वाचली, त्या प्रास्ताविकेत नमूद असलेला प्रत्येक शब्द हा आमच्या माणसाच्या प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याशी आहे। संविधान काय सांगतो? संविधान दुसरं तिसरं काही सांगत नाही। माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावं हे संविधान सांगतो। चांगले वागा, चांगले बोला, चांगले विचार व्यक्त करा। हे राष्ट्र आपलं आहे, या राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपलं कर्तव्य आहे। आपण नागरिक आहोत। सब पापश्चक्रणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपणम एतम बुद्धान शासनम। मी कुठल्याही प्रकारचे वाईट आचरण करणार नाही। तथागत भगवान गौतम बुद्धाने 2500 वर्षापूर्वी याच भूमीमध्ये बुद्ध दिला, बुद्ध धम्म दिला, विचार दिला। हा विचार माणूस घडवण्याचा होता, मानवता घडवण्याचा होता। सगळे माणसं समान आहेत, सगळ्यांनी एकमेकाशी बंधुभावाने वागावे, माणुसकीने वागावे, चांगुलपणाने वागावे, एक दुसऱ्याचा वाईट विचार करू नये। संविधान द्वेष वाटत नाही, संविधान अहंकार वाटत नाही, संविधान मत्सर वाटत नाही, संविधान युद्ध सांगत नाही, संविधान प्रेम देतो, संविधान करुणा देते, संविधान शील आणि सदाचाराचा विचार सांगते। आणि म्हणून संविधान आमच्या प्रतिष्ठापूर्वक सन्मानाने जीवन जगण्याचा मार्ग देतो। या संविधानाच्या इच्छापूर्तीचा प्रकल्प आम्ही हाती घेणं गरजेचं आहे। आणि संविधानाची इच्छा एकच आहे की या देशातल्या सर्व नागरिकांनी समतेनं, न्यायानं, बंधुत्वानं वागावं, स्वातंत्र्याचा योग्य तो उपयोग करावा, स्वैराचारी बनू नये। स्वातंत्र्याचे दोन, बरेचदा आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला जे स्वातंत्र्य मिळालं आहे त्या स्वातंत्र्याचा आम्ही उपयोग करत आहोत, पण स्वातंत्र्याचा जर अतिरेकी गैरवापर जर आपण केला तर तो स्वैराचार ठरतो। तसं होऊ नये। हम भारत के लोगों ने यह संकल्प लिया था। एक मराठीमध्ये तुम्ही गाणं ऐकलं असेल, हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। मला या गाण्यामध्ये थोडीशी दुरुस्ती सुचवावीशी वाटते। हे राष्ट्र देवतांचे नाही, हे राष्ट्र कोण्या प्रेषितांचे नाही, हे राष्ट्र लोकांचे आहे, हे राष्ट्र लोकांसाठी आहे, हे राष्ट्र लोकांनी तयार केलेले आहे। त्यामुळे जोपर्यंत हा चंद्र सूर्य चंद्र राहतील तोपर्यंत संविधानाचा विचार राहील। कारण मित्रहो, तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, संविधान सभेमध्ये एक विषय चर्चेला गेला होता।
कुठलं पण एखादं पुस्तक जेव्हा आपण लिहितो, आता मी काही पुस्तकं लिहिलं, मी काही पुस्तकं बाबासाहेबांना अर्पण केली, काही पुस्तकं रमाईला अर्पण केली, काही पुस्तकं आपल्या पत्नीला अर्पण केले. तशा पद्धतीनं या देशाचं संविधान आणि या देशाच्या संविधानाची प्रास्ताविका आणि मग हा संविधान कोणाला अर्पण करायचा, या संविधानाची सुरुवात कशी होईल, यावर विचारमंथन झालं. संविधान सभेमध्ये विचारमंथन झालं. काही लोकांनी म्हटलं की हे संविधान आपण देवाला अर्पण करूया. डॉक्टर आंबेडकरांचं म्हणणं होतं की हे संविधान हे लोकांसाठी आहे, हे संविधान लोकांना अर्पण झालं पाहिजे. आपण जे सुरुवात करतो ना, हम भारत के लोक, आम्ही भारताचे लोक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हे शब्द कसे आले? संविधान सभेमध्ये यावर मतदान झालं. देव व्हर्सेस लोक अशा पद्धतीचे मतदान झालं की देवाला अर्पण करायचं की लोकांना अर्पण करायचं. आणि मित्र हो, या देशामध्ये पहिल्यांदा देव हरले आणि लोक जिंकले. हे अभूतपूर्व घटना जगाच्या इतिहासात असे कुठेच झालेलं नाही. अशा पद्धतीचा संकल्प हम भारत के लोगों ने लिया और फिर उसको निभाने की जरूरत भी हम भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें जो भी मिला उसको मजबूती से कायम रखना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है. बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में जब अंतिम भाषण कर रहे थे 25 नवंबर 1949 को, अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो वो भी पढ़ना. संविधान अगर समझना है और बाबा साहब को ये देश कैसा बनाना था इसके बारे में अगर मंथन करना है तो 25 नवंबर 1949 का बाबा साहब का भाषण, अंतिम भाषण जो संविधान सभा में दिया था, वो हमने जरूर पढ़ना चाहिए. बाबा साहब ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र जरूर होगा, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि बड़े परिश्रम से मिली हुई ये आजादी क्या हम संभल पाएंगे, क्या ये आजादी टिकेगी? क्योंकि अगर मैं इतिहास में जाऊं तो मुझे ये बताना होगा कि ये भारत पहली बार गुलाम नहीं था. भारत इसके पहले भी कई बार गुलाम रह चुका है. वो गुलाम किस कारण रह चुका है? तो उसका एकमात्र कारण था भारत के लोगों की बेईमानी के कारण भारत गुलाम हुआ था. कई इतिहास में जाओ, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का आप इतिहास पढ़ो या फिर महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ो, राजपूतों का इतिहास पढ़ो, सिखों का इतिहास पढ़ो, जहां जहां भी गुलामी की बात आती है तब बेईमानी की बात जरूर आती है. भाई और बहनों, अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं संगमेश्वर गया था. रत्नागिरी जिले में संगमेश्वर है. आप में से कुछ लोगों ने छावा चित्रपट संभाजी राजे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर चित्रित हुआ देखा होगा. उस संगमेश्वर में एक सरदेसाई का वाड़ा है. वो सरदेसाई का वाड़ा क्या है? जब उस जगह मैं गया तो मुझे वहां मराठों ने राजा संभाजी के विरुद्ध किया हुई बेईमानी दिखाई दी. राजा छत्रपति संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, जो स्वराज्य का काम आगे बढ़ाते थे, लेकिन उनके ही स्वराज्य में कुछ लोग दगाबाज निकले. गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के जैसे सरदार जो उनके खास रिश्तेदार थे,
उन्होंने मुगलों के साथ में समझौता किया और संभाजी महाराज किस रास्ते से सरदेसाई वाड़ा संगमेश्वर गए वो रास्ता दिखाया। तब औरंगजेब मुगलों की फौज संभाजी के ऊपर आक्रमण करके गई और संभाजी को कैद किया गया। जरा सोचिए, अगर संभाजी कैद ना होते तो मराठे साम्राज्य का विस्तार और अच्छे तरीके से होता। तो इसलिए ये इतिहास बाबा साहब बार बार बताते हैं कि जब जब हम गुलामी में गए उसका कारण हम में से ही कुछ लोगों ने बेईमानी की, दगाबाजी की, और इसलिए बाबा साहब चिंतित रहते हैं। बाबा साहब और चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर आगे कुछ लोग खुद के विचारों को अगर देश से बड़ा समझेंगे, राष्ट्र से बड़ा समझेंगे, तो फिर और एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। आप सभी को मालूम है, बाबा साहब कहते थे कि मैं प्रथमता भारतीय हूं और अंतिमता भी भारतीय हूं। वो इसलिए कहते थे कि देश के प्रत्येक नागरिक ने राष्ट्र को सर्वोच्च प्राधान्य देना चाहिए। राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। इसलिए हमारी वैयक्तिक विचारधारा कुछ भी हो, हमारे वैयक्तिक फिलॉसफी प्रिंसिपल कुछ भी हो, राष्ट्र सर्वोपरि है। और इसीलिए बाबा साहब राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए यह आह्वान करते हैं संविधान सभा में कि खून का आखिरी कतरा अपने शरीर में होने तक हमने राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ना चाहिए। अब 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन 75 साल का अमृत महोत्सव जब हम मनाते हैं तब हमें यह भी देखना है कि हमारा एक छोटा सा बच्चा इंद्र कुमार जो 75 साल के बाद भी पानी के लिए तरसता है, उसका हेडमास्टर उसको ऐसे मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो विदारक स्थिति है। जात, धर्म, वंश, पंथ, भाषा, लिंग, प्रदेश अशा कुठल्याही प्रकारचे भेदाभेद केले जाणार नाही। या भेदाभेदीच्या विषमतादायी भिंती बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून उद्ध्वस्त केल्या आणि नवी एक व्यवस्था आपल्याला दिली। ही व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं हे आपलं काम आहे, जेणेकरून कोणताही इंद्रकुमार पिण्याच्या पाण्यासाठी मरणार नाही, कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही। इथे आपण वस्तीवरच्या शाळाच्या जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा आपण सत्कार केला, मला अतिशय आनंद होतो। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा केला, गणराज्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतो, संविधानाचा अमृत महोत्सव आम्ही साजरा करतो। तरीही दोस्तो, आजही नागपूर सारख्या शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये अशा अनेक वस्त्या आहेत ज्या वस्त्यांमधल्या लोकांकडे राशन कार्ड नाही, ज्या वस्त्यांमधल्या लोकांकडे जन्माचा दाखला नाही, ज्या वस्त्यांमधल्या लोकांकडे जातीचा दाखला नाही, ज्यातली मुले शाळेत जात नाही, अजूनही ती मुलं वेगवेगळ्या व्यवसायामध्ये गुंतलेली आहेत, त्यांना कोणी जवळ करत नाही। इथे जे पोरांसाठी शाळा उघडली ती भराडी समाज, नाथजोगी समाज, हात पाहणारा समाज असा 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 समाज आहे। वडार समाज आहे, वाल्मिकी समाज आहे, नाथजोगी समाज आहे, भंगी आहे, मेहतर आहे, पारधी आहे, मांगरोडी आहे। हा अशा हा जाती समुदायाचे लोक आहेत जे अजूनही आपल्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित आहेत। आदरणीय वकील साहेबांनी आपल्याला जे आर्टिकल सांगितले, आर्टिकल 12 पासून ते पुढे यातले कोणतेही आर्टिकल त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत आणि म्हणून ते सांगतात आमच्यापर्यंत संविधान पोहोचलं नाही। उन लोगों तक संविधान पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम भारत के लोगों की है। महाराष्ट्रामध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल। या गडचिरोलीमध्ये भामरागड नावाचा एक तालुका आहे आणि या भामरागड तालुक्याच्या शेवटचा गाव अबुजमाळ पहाडाच्या जवळ बिनागुंडा आहे। मग बिनागुंडाच्या माणसाला विचारलं तुझ्या देशाचं नाव काय, तर त्याला माहित नाही। अगर हमारे देश के समुदाय, कुछ समुदाय को अगर हमारे भारत देश का नाम नहीं मालूम तो इसमें गलती किसकी है? आम्ही काही दिवसापूर्वी
त्या ठिकाणी भामरागडच्या जवळ एक पेरमिली नावाचं गाव आहे आणि अहेरी नावाचा तालुका आहे, तिथे संविधान साहित्य सम्मेलन घेतलं। नागपुर में बहुत काम हो चुका, थोड़ा सा उन गांवों तक जाना चाहिए जहां कोई जाता नहीं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत होते, शहराकडे चला, शहर के तरफ चलो, ऐसा बाबा साहब कहते थे। लेकिन वो शहर के तरफ चलो के बाद में एक कॉमा था। हम संधि साधु लोग हैं, जितना हमारे फायदे का उतना ही सोचते हैं। शहराकडे चला, कॉमा, खेड्याकडे लक्ष द्या, शहर के तरफ चलो, गांव के तरफ ध्यान दो, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो शहर के तरफ तो आ गए, गांव की तरफ ध्यान देना बंद हो गया। तो हमें गांव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिस गांव में, जिस मिट्टी में आज भी हमारा समाज वही हालत में रहता है। भारत के संविधान ने प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट दिया, भारत के संविधान ने अफर्मेटिव अरेंजमेंट दिया, भारत के संविधान ने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजर्स दिया। ये सभी मेजर्स गांव तक, गांव में जो हमारा शोषित वंचित समाज रहता है उसके तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहां बैठे भाई और बहनों, हम अधिकारों की बात जब करते हैं तब हमें कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होगा। आर्टिकल 51 क में हमें बाबा साहब के संविधान ने हमारे मूलभूत कर्तव्य बताए हैं। इस कर्तव्यों का हम पालन करेंगे, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट लेंगे। हमारा जो संविधान है वो सिर्फ इंसान या माणूस या व्यक्ति की बात नहीं करता, पशु पक्षी, नद्या, नाले, सरोवरे, झाडे यांच्या विकासाचा पण काम करतो। आमचं संविधान हा सर्वांसाठी आहे, सर्वांसाठी। बाबा साहब ने जो संविधान दिया और संविधान में जो मूलभूत तत्व प्रणाली विचार व्यक्त किए वो वैश्विक है। पूरे विश्व की मानवता को संवर्धित और संरक्षित करने की बात बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान करता है। इसलिए यह संविधान में जो संकल्प हमने लिया था कि हम सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, वो राजनीतिक न्याय उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसीलिए घर घर संविधान, ये अभियान हमें खुद के कंधों पर लेकर चलना पड़ेगा। यहां मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस कार्यक्रम के सूत्र संचालनकर्ता ने पूर्व IAS अधिकारी इजेड खोब्रागडे साहब का उल्लेख किया। यह सही बात है और ये इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह नागपुर जिले के लोगों के लिए गौरवपूर्ण है, इसलिए कि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और जिसकी इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। वह जानकारी 2005 में, 26 नवंबर 2005 में नागपुर जिला परिषद के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी इजेड खोब्रागडे साहब ने अपने अधिकार में नागपुर में, इतिहास में, नागपुर के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली रैली उन्होंने निकाली। पहली संविधान रैली नागपुर में निकली। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2005 को उन्होंने सेलिब्रेट किया और सभी स्कूलों को, उनके अधिकार क्षेत्र में जो स्कूलें थी, उन सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापक को यह निर्देश दिया कि तुम्हारे स्कूलों के जो दार्शनिक क्षेत्र है उसके ऊपर प्रियम्बल लगाया जाए और रोज प्रतिज्ञा के दिन, जैसा हम भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव है बोलते हैं, जैसा हम जनगण मन राष्ट्रगीत बोलते हैं, वैसा रोज बच्चों ने बोलना चाहिए, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य। तो ये शब्द अगर बच्चे बोलेंगे तो ये शब्दों का अर्थ समझने की भी जिज्ञासा उनमें महसूस होंगी। वो अपने घर में जाकर पिताजी को पूछेंगे, माँ को पूछेंगे, माँ समता यानी क्या होती है, बंधुत्व कहां दिखता है, समाजवाद कैसे लाया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो ये शब्दों का अर्थ वो समझने की कोशिश करेंगे और वो अपने जीवन में, आचरण में लाएंगे।
क्योंकि संविधान के प्रास्ताविका के ये शब्द सिर्फ वहां रखना नहीं है, वो जीवन में आचरण में लाना है। वो हमें जीवन जीने की दिशा निर्देश देते हैं। तो यह संकल्प, यह विचार इजेड खोब्रागडे साहब ने नागपुर में जो चालू किया था, बाद में वो वर्धा में कलेक्टर हुए, बाद में महाराष्ट्र के वो समाज कल्याण के संचालक बने, और उन्होंने जो फॉलोअप किया उसके वजह से 2008 में यह संविधान दिन महाराष्ट्र में शुरू हुआ, और उनके ही प्रयासों से 2015 से भारत सरकार ने संविधान दिन पूरे देश में कार्यान्वित किया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उसी इजेड खोब्रागडे के साहब के साथ में संविधान फाउंडेशन का काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। ये जो विचार है, ये घर घर संविधान पहुंचना, ये घर घर संविधान सरकार को याद नहीं था, सरकार को घर घर तिरंगा याद था। जब 15 अगस्त का अमृत महोत्सव हो रहा था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने दिशा निर्देश दिए थे कि घर घर तिरंगा हो। हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। हमने भी घर में अपने तिरंगा फहराया, बड़ी खुशी की बात थी। हमने फिर प्रधानमंत्री साहब को कहा कि साहब बहुत अच्छी बात है, घर घर तिरंगा, राष्ट्र प्रेम की बात है, हमने घर पे तिरंगा फहराया, अब जरा घर घर संविधान की भी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब ने वो भी बात सुनी और भारत सरकार ने घर घर संविधान का सर्कुलर निकाला। महाराष्ट्र की सरकार ने भी घर घर संविधान का सर्कुलर निकाला। लेकिन सर्कुलर सिर्फ वो व्हाट्सएप मोबाइल तक नहीं रहना चाहिए, सर्कुलर गांवों तक, कस्बों तक, लोगों तक जाना चाहिए। संविधान का विचार लास्ट जो आदमी, अंतिम आदमी है, जो गांव में रहता है, उसके पास चाहिए। उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात जब संविधान करता है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि संविधान मुझे जीवन जीने की दिशा निर्देश देता है। मेरा संकल्प, मेरा संविधान में क्या नहीं है, माणसाच्या जन्मापासून तर माणसाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सर्व गोष्टींच्या तरतुदी ह्या देशाच्या संविधानामध्ये आहेत। माणूस कसा असावा, माणूस समृद्ध व्हावा, माणसाचं कल्याण व्हावं, तथागताचा भवतु सबमंगलम संविधान सांगतो। आणि तुम्ही सगळे पत्रिकेवर छापता अत दीप भव, म्हणजे लग्नाच्या पत्रिकेवर हा शब्द असतो, प्रज्ञाशील, करुणा किंवा अत दीप भव, अत दीप भव, स्वयं प्रकाशित व्हा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार, देशाच्या संविधानाचा विचार आणि तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा विचार एकच आहे, स्वयं प्रकाशित व्हा। एवढे प्रकाशित व्हा की तुमच्या प्रकाशाने सभोवताल प्रकाशमय, संपूर्ण प्रकाशमय वातावरण होईल आणि या देशातला भूक, गरिबी, अज्ञान, लाचारी, भ्रष्टाचार, जातीयवाद या प्रकारचा जो अंधकार आहे, हा अंधकार दूर होईल। आणि म्हणून संविधान उजाला देता है और अंधेरा मिटाने की बात करता है। दोस्तों, आपण सुद्धा हा संकल्प करावा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या महासूर्याने जो विचार आम्हाला दिला, जो संविधानाची तत्वे, मूल्य, विचार प्रणाली आम्हाला दिली, ती शेवटच्या माणसापर्यंत, तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण सर्वांनी घर घर संविधानाच्या माध्यमातून हा अभियान राबवावा आणि शेवटच्या माणसापर्यंत संविधानाचा विचार पोहोचवण्यासाठी काम करावं, एवढेच आवाहन करतो। तुम्ही मला या ठिकाणी बोलवलं, याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो आणि थांबतो। जय भीम, जय भीम, जय भीम।